सभी को नमस्कार। रूस टू हिंदी परिवार से मैं शुभ्रा आप सभी का आज के इस कार्यक्रम रूट्स की बातें कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आजा लौट के इन गलियों में एक बार फिर आजा लौट के इन गलियों में एक बार फिर कभी तू भी तेरा बचपना तेरा बचपना तुझको भी तो कभी आवाज लगाता होगा। जी हाँ, ये पंक्तियां लिखने वाले आदरणीय अनुराग मिश्रा राज जी आज हमारे साथ हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी। मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए आपका हार्दिक आभार। शिकागोलैंड में जो हिंदी को लेके कोई भी छोटा या बड़ा काम कर रहा है, वो कौन है जो अनुराग जी को नहीं जानता है। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हमारे ये जो शिकागोलैंड का जो हिंदी परिवार है, उसके बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय सदस्य हैं। तो इनके बारे में कुछ बातें मैं आप सभी को बताते चलूं। शिकागो में रहने वाले आदरणीय अनुराग मिश्रा राज जी का जन्म इंदौर के एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परिवार में हुआ। आपके पिताजी डॉक्टर देवकी नंदन मिश्रा राज जी आईपीटीए के वरिष्ठ संस्थापक और निर्देशक थे। वहीं माताजी आदरणीय श्रीमती सुशीला मिश्रा राज जी संगीत, नृत्य, साहित्य एवं ललित कलाओं में पारंगत विदुषी थीं। अनुराग जी 1977 से हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के रंगमंच में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। आपने 4 दशकों में 2 दर्जनों से अधिक हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगला एवं अन्य भाषाओं के नाटकों में अभिनय, निर्देशन, नेपथ्य निर्माण और अनुवाद भी किया है। आपने कई हिंदी लघु फिल्मों व धारावाहिकों में भी अभिनय किया है। 80 के दशक में चेन्नई के एक हिंदी रंगमंच समूह अभ्युदय के साथ आपने 6 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां दी हैं। ब्रिट्स पिलानी तथा भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद से पढ़ाई करने के बाद पिछले 40 वर्षों से आप बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठित जो कंपनियां हैं उसमें वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं रहे हैं और विगत 28 वर्षों से अमेरिका में हिंदी और भारतीय रंगमंच को समर्पित शिकागो, ड्रामाटेक ऑफ अमेरिका तथा अटलांटा में साकार नामक नाट्य समूहों के संस्थापन और संचालन का श्रेय भी आपको जाता है। आपकी संस्था अमेरिका में भारतीय बच्चों के लिए हिंदी कक्षाओं एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करती रहती है। अनुराग जी हृदय से कवि भी हैं, तो आप उर्दू एवं हिंदी में कविताएं लिखते रहते हैं और अभी हाल ही में आपकी पुस्तक बेवजह यूं ही प्रकाशित हुई है। तो आपको आपकी पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनुराग जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी। जैसा कि आप जो कहते हैं ना, कई कलाएं हैं जिसके आप धनी हैं, चाहे वो थिएटर रंगमंच हो, चाहे वो चित्रकला पेंटिंग हो या फिर लिखने की बात हो, कविताएं हो। लेकिन हम सबसे पहले आपसे जानते हैं कि ये जो थिएटर है, रंगमंच से आपका लगाव कब और कैसे शुरू हुआ? बहुत-बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी। अम, इस इंट्रोडक्शन का और जैसा कि आपके कार्यक्रम का नाम है रूट्स टू हिंदी। ये जो मेरा आज का आपने परिचय दिया है, ये मुझे अपनी जड़ों तक ले जाता है और रंगमंच या दूसरी कलाओं से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य इस बारे से जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जैसा आपने कहा डॉक्टर डी एन मिश्रा राज एक सांस्कृतिक रूप से बहुत सक्रिय व्यक्ति थे। 50 के दशक में इंदौर में वो रंगमंच और दूसरी कलाओं से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे और उस समय का जो एक बहुत मुख्य रंगमंच का जो मूवमेंट था जिसको इप्टा कहते हैं, जो आज भी कई शहरों में चल रहा है। उसके मध्य प्रदेश के संचालक मंडल में थे, नेशनल बोर्ड पर भी थे और वाह! उसके साथ वो काफ़ी सारे जैसे बलराज साहनी जी, सलील चौधरी जी, शंभू मित्रा जी,
इन लोगों के साथ वो जुड़ के काम करते थे काफ़ी वर्षों हाँ, तक। तो उनके साथ मतलब इतनी समृद्ध परंपरा से मेरा जुड़ना हुआ। उसके अलावा भी वो दूसरी कला में बहुत पारंगत थे। स्टेज सेटिंग, कॉस्ट्यूम्स सब वगैरह। तो इंदौर के एक बहुत प्रसिद्ध निर्देशक रहे कई वर्षों तक। और सारे जो आयाम होते हैं रंगमंच के, उसमें वो बहुत अच्छा उनका वो दखल था। तो बचपन से मुझे वो देखने को मिल गया, सीखने को मिल गया। जेनेटिकली कुछ मिला होगा शायद। जी, अ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ये भी सौभाग्य था कि मेरी माताजी जो थीं, वो भी एक बहुत समृद्ध कलाकार थीं। वो बहुत अच्छा गाती थीं। ऑल इंडिया रेडियो पर शी वाज़ अ सर्टिफाइड आर्टिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लिखती भी थीं, वो पेंट करती थीं, बहुत अच्छा डांस करती थीं वो। और साथ-साथ वो समाज में, कम्युनिटी में बहुत एक्टिव थीं। बहुत सारी चीज़ों में, अलग-अलग चीज़ों में जुड़ी रहती थीं हमेशा। तो अम, जिसको कहते हैं ना कि अंग्रेजी में बाय ऑस्मोसिस, आप जिस परिवेश में रहते हैं परिवार के साथ, उसमें जोड़ने को मौका मिल जाता है। तो उससे गाहे-बगाहे हम बचपन में ये देखते रहते थे कि होता था। और दूसरे फिर मेरे माता-पिताओं ने हमारी सारी इस तरह की रुचियों का, अभिरुचियों का बहुत प्रोत्साहन किया। अब बात रही रंगमंच की, तो ये बड़ी मज़ेदार बात है कि मैं और मेरी बहन दोनों इसमें, मेरी एक बड़ी बहन है अनुराधा अवस्थी। क्या वो भी उनको सिखाया जाता था हमें साथ में। तो संगीत सीखने के लिए भेजा गया। मैं तो 1 या 2 कक्षाएँ अटेंड कर पाया, मेरी बहन ने सितार में एमए कर लिया। अ, नृत्य मेरे से मुझे कभी होता नहीं था। तो मैंने सीखा नहीं, पर मेरी बहन ने कथक में भी एमए कर लिया। तो वो भी एक बहुत समृद्ध कलाकार हैं। मेरे हिस्से जो बचा वो था रंगमंच और चित्रकला। तो चित्रकला स्कूल से करता रहा मैं। और रंगमंच देखने की शौक का बहुत शौक चढ़ा। तो बचपन से रंगमंच में जुड़ा रहा, स्कूल में, कॉलेजेस में जुड़ा रहा। हमारे हिंदी नाटकों का जो क्लब्स होते हैं कॉलेज में, बिट्स पिलानी में, अहमदाबाद में, उसमें बहुत जुड़ा रहा और काफ़ी सारी प्रस्तुतियाँ दी। इसी तरह बस सीखता गया, चलता गया। क्या मेरा मानना ये है कि इन सारी कलाओं में 2 बातें होती हैं। एक तो आपको उसकी जो उसको इंट्रिंसिक रुचि होनी चाहिए, वो होती है, वो तो बहुत अच्छा लगता है करने को। दूसरा, इंसान देखकर सीखता है। तो मेरा ये मौका रहता है कि जितने ज़्यादा देख सकूँ मैं रंगमंच के कार्यक्रम। तो जब मैं पिलानी में पढ़ता था, तो दिल्ली आकर मंडी हाउस, नेशनल शो, ड्रामा वगैरह के कार्यक्रम देख सकता था। उसके बाद मैं करीब 1 वर्ष बम्बई में रहा। वो वर्ष मेरा रंगमंच के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार रहा, क्योंकि शायद उस 1 साल में मैंने कुछ स 95 या 95 नाटक देखे होंगे। अ, बात है! क्या बात है! हर हफ्ते में 1 या 2। तो अच्छे खराब सब तरह के। उसके बाद मैं कुछ वर्ष पूना में रहा। मेरा सौभाग्य ये था कि इंदौर में भी मराठी रंगमंच बहुत समृद्ध है, तो बचपन से सुनने समझने की उस भाषा को आदत थी। मेरी माँ जिस स्कूल में पढ़ाती हैं वो मराठी मीडियम का था, तो बचपन से सुनने की आदत थी, तो वो एक भाषा आ गई। और पूना में जब कुछ वर्ष रहा मैं, तो वहाँ मराठी रंगमंच को देखने का बहुत करीब से मौका मिला। इंदौर, पूना में। उसके बाद बस ऐसे ही, तो जहाँ-जहाँ मैं रहा ये कोशिश करता रहा कि या तो करूँ या देखता रहूँ कौन करता है। और आज भी मैं यही चाहता हूँ कि मतलब जो भी रंगमंच पर हो रहा है उसको जितना देखा जाए, उसको देखने, सीखने, समझने का मौका मिलता है। क्या बातें कही आपने और बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत कुछ जब देखते हैं तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और जहाँ तक आपने अपने माता-पिता की बात की वो सच में दिल को छू गई और हुँ, सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम करते हुए और एक सांस्कृतिक विरासत बनाना
एक जगह है, लेकिन हमारी जो पीढ़ी उसको लेके आगे जाए, वो बहुत बड़ी चीज मुझे लगती है। तो आप उस विरासत को लेके आगे चल रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत गर्व हो रहा होगा आप पर, और हम सबको भी। मैंने जी। स्वयं भी आपका नाटक यहाँ पे देखा हुआ है शिकागो में, आपके निर्देशन में। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। लेकिन मैं अब आपको थोड़ा सा, जैसे आपने कहा, आपको थोड़ा और पीछे लेके चलती हूँ, और आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने बोला कि 80 के दशक में आपने चेन्नई में अभ्युदय के साथ भी हिंदी नाटक का आपने किया है, तो कुछ उसके बारे में भी अपने अनुभव बताएं। कैसा लगा, क्या किया आपने? ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी अगर मैं आपको बता सकूँ तो जी, बिल्कुल। और ये उसी बात को दोहराती है जो मैं मानता हूँ कि अम, कई कई भी एक बार नसीरुद्दीन शाह जी से पूछा था किसी ने कि आप थिएटर क्यों करते हैं? तो उनका जो जवाब था वो मुझे बहुत भा गया। उन्होंने कहा हमें खुजली होती है इसलिए हम करते करते हैं। तो लोगों तो कुछ लोग ऐसे होते हैं शायद जिनको ये कहा जाता है कीड़ा काट जाता है जो कुछ है उसके बाद वो करने लगते हैं। तो ऐसा हुआ कि मैं अपने काम जॉब के सिलसिले में अहमदाबाद के बाद चेन्नई चला गया। अब चेन्नई 80 के दशक का ऐसा चेन्नई था जहाँ एंटी हिंदी एजिटेशन काफ़ी चल रहे थे और मतलब हिंदी फ़िल्में भी नहीं लगती थी वहाँ पे और उस ज़माने वीडियो वगैरह उतना भी नहीं होता था। तो थोड़ा-सा अलग-थलग सा लग रहा था। ये सौभाग्य की बात होती है एक्चुअली कि मैं अपने काम से दिल्ली गया था, तो मैं जब भी दिल्ली जाता था या बम्बई जाता था, पहला काम ये करता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में देख के कि आज शाम को कौन से नाटक चल रहे हैं, कौन से देखा जाए वगैरह। मेरे सौभाग्य से ऐसा हुआ कि जब मैं जा रहा था या वापस लौट रहा था, तो मेरे पड़ोस की सीट पे फ्लाइट में एक सज्जन बैठे थे जिनके पास हिंदी की इंडिया टुडे निकली। हुँ, अ, और मैंने कहा, "अरे भाई! हिंदी में इंडिया टुडे आने लगी, कहीं चेन्नई में तो मिलती नहीं थी।" तो मैंने हुँ, उनसे हुँ, माँगी और पढ़ना शुरू कर दिया और ये सच में जिसको कहते हैं किस्मत की प्रारब्ध जिसे कहते हैं ना, आपको सही जगह ले जाता है। उसमें एक आर्टिकल था मद्रास में हिंदी रंगमंच। हुँ, और मुझे देख के मैंने कहा, "अरे वाह! मैं तो रहता हूँ वहाँ" और उसमें नाम मिला एक प्रख्यात निर्देशिका है हमारी सुषमा रोशन आहूजा जी जो उस समय चेन्नई में रहती थी और बहुत सालों से रंगमंच कर रही थी। वो दिल्ली से हैं मूलतः और शीला भाटे जी के साथ काम करती थीं। उन्होंने रेडियो, एनएसडी वगैरह में बहुत काम किया था और शादी के बाद चेन्नई आ गई थीं। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा अब इनको कैसे संपर्क किया जाए? मेरा सौभाग्य था कि मैं चेन्नई में था, तो मैंने टेलीफ़ोन डायरेक्टरी उठाई, उस समय इंटरनेट नहीं होता था, उसमें आहूजा ढूँढे तो 8 या 9 आहूजा थे उसमें, मैंने सबको फ़ोन लगा लिया क्या बात है! और मेरा सौभाग्य ये कि 5वाँ या छठा नंबर था सुषमा जी का, तो बात हो गई कि अरे वाह! तो उन्होंने कहा, "हाँ, हम अभी बिक्री कर रहे हैं यहाँ पे, आप आ जाइए।" हमने कहा, "बहुत अच्छी बात।" तो उस दल से जुड़ गया मैं। अ, वहाँ जाके देखने लगा, उनके साथ काम करने लगा, बहुत अच्छा लगा। अ, ये अनुभव बहुत ही जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक तो सुषमा जी बहुत सधी हुई कलाकार हैं, नृत्यांगना हैं, निर्देशक हैं, वो बहुत अच्छा एडाप्टेशन भी करती हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर एडाप्टेशंस किए हुए हैं। कई सारी जैसे फिडलर ऑन द रूफ का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, मोलियर के कई नाटकों का बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन किया, तो उनके साथ काम करने को बहुत सीखने को मिला मुझे और उनके साथ जो हम लोग काम करते थे, आज भी उनसे बहुत सारे मित्रों से जुड़ा हुआ हूँ। सुषमा जी आज भी मद्रास में रंगमंच कर रही हैं। उनमें से कई लोग बम्बई में कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी जो चीज़ है, ज मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतना था, क्योंकि उस समय उतना इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं था, तो लोगों से जोड़ के एक तो कलाकार ढूँढना जो हिंदी बोल सकें, कर सकें ठीक से। सुषमा जी उसको कितनी सहजता से निभा लेती थीं, वो मैं देखता था। अलग-अलग तरह के लोग जो हिंदी बोल पढ़ सकते हैं, उनको इकट्ठा करके ये रंगमंच करना। अ, 5-6 वर्षों तक मैंने उनके साथ काम किया, मेरा सौभाग्य वो तो उसके बाद भी करते रही हैं और अब भी करती हैं।
बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उसको लेके दिल्ली भी गए, वहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य समारोह में भी प्रस्तुतियाँ की थी उन्होंने। तो पर ऐसे स्थान पर जहाँ पे हिंदी मुख्य भाषा नहीं है, उसको बिल्कुल। लेकर कम साधनों में कैसे नाटक कर पाना, ये मैंने सुषमा जी से सीखा और वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। हालाँकि उसके बाद मैं फिर बम्बई और फिर वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरे काफ़ी सारे पुराने मित्र थे, जो में थे। बजाज साहब से परिचय हुआ थोड़ा और दूसरे लोगों से परिचय हुआ जो रेपर्टरी में थे, उनके साथ कई नाटक देखता रहा मैं। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो रिव्यूअर होता है, जो उनके स्टूडेंट प्रोडक्शंस के लिए करते हैं, उसमें मेरे को उन्होंने सम्मिलित कर लिया। तो ऐसे करते-करते देखता रहा, सीखता रहा, तो बहुत अलग-अलग जगह से देखने, सीखने का मौका मिला। बात है। और मैं समझ सकती हूँ कि ये यात्रा इतनी आसान नहीं रही होगी उस दौर में, लेकिन आपने और आपकी टीम ने, आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं, उनके सहयोग से आप लोगों ने एक साथ बहुत कुछ किया और साथ में सीखा भी। तो अब मैं आती हूँ अमेरिका की तरफ और आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे अटलांटा या यहाँ पे शिकागोलैंड में साकार और ड्रामा टेक ऑफ अमेरिका जो आपने शुरू किया, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था या क्या प्रेरणा प्रेरणा रही? कुछ अगर आप इसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? जी, ये भी मज़ेदार बात है और मैं जैसा कहता हूँ सौभाग्यवश लोग आपको मिल जाते हैं जो आपका कॉमन इंटरेस्ट होता है, एक ही रुचि रहती है। तो अटलांटा में हमारा जो भारतीय मंडल था लोगों का, उनका एक छोटा-सा मंदिर था और हम वहाँ जाते थे बच्चों के साथ, कुछ हिंदी क्लासेस होती थी, वहाँ पे उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया था। तो बच्चों के जब नाटक होते थे, तो मैं उनके लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख देता था, कुछ कॉस्ट्यूम्स वगैरह कर देता था। पर उसके अलावा हुआ क्या, एक दिन मैंने जाके देखा तो कुछ भारतीय मित्र हैं हमारे, डॉक्टर स्वरूप नायस्तम जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और बहुत ही मंझे हुए अभिनेता हैं वहाँ के, अमिताभ शर्मा जी, वो भी लोग भी। वो लोग मिलके एक नाटक करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा, हुँ, "अरे वाह!" रिहर्सल कर रहे थे, तो मैंने कहा, "वाह! आप बताइए, आपको कोई मदद चाहिए तो मैं ज़रूर आपके साथ काम करूँगा।" उन्होंने कहा, "हाँ, आ जाओ।" अ, हुँ, तो हुँ। ये मैंने थिएटर के साथ देखा और मेरे ख़्याल से दूसरी कलाओं के साथ भी। क्योंकि थिएटर या रंगकर्म जो है, वो एक सामूहिक गतिविधि होती है। बिल्कुल। लोग जो एक जैसे मंतव्य के होते हैं, वो जुड़ जाते हैं एक-दूसरे के साथ और फिर उसमें ऐसा आत्मीय पारिवारिक रिश्ता बन जाता है कि वो एक-दूसरे को तारतम्य बन जाता है, एक-दूसरे को हित तक समझने लगते हैं। तो इन लोगों के साथ फिर वो एक नाटक किया, उन्होंने कहा, "अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए।" तो जो ज खुजली थी, वो फिर से एक्टिव हो गई। तो फिर करने शुरू कर दिया दूसरे नाटक, तो फिर पहला उन्होंने किया था, अंग्रेज़ी में किया था। फिर हिंदी कहा जाए तो फिर वही मुश्किल की ढूँढिए लोगों को हिंदी। तो हमने किया नाटक बल्लभपुर की रूपकथा, फिर एक था गधा, फिर कुछ नाटकों का अनुवाद किया अंग्रेज़ी से। एक है कुमिलाई जोड़ी वगैरह, तो ऐसे 5-7 साल तक खूब नाटक करते रहे वहाँ पे। इससे उस कम्युनिटी में अटलांटा में उस वक़्त हम लोगों की काफ़ी अच्छी पहचान बन गई थी। साकार को लोग बहुत अच्छे से पहचानने लगे थे। साथ में वहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं, दिल्ली से पढ़ी हुई हैं, कुमुद सावला जी, और उनके पति संदीप सावला बहुत अच्छे संगीतकार हैं। वो लोग जुड़ गए, हम लोग तो साथ में मिलके नाटक करने लगे। तो ऐसे ही करके शुरुआत हुई और करने लगे। एक जो मुश्किल होती है हिंदी के नाटक करने के लिए, वो ये है कि भारतीय लोग मूल के जो हैं बहुत सारे नाटक करना चाहते हैं। ये अटलांटा में भी हुआ हमारे साथ और यहाँ भी होता है कई बार। पर वो लोग हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाते, बोल पाते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने उनकी लाइनों को रोमन इंग्लिश में हिंदी में लिख के दे दिया और उन्होंने किया नाटक। तो अ, दूसरा फिर ये होता है कि बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना थोड़ा वो रहता है, तो हिंदी की जो संस्थाएँ हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों ने बच्चों के लिए नाटक करने शुरू किए। और वो सिलसिला जो है मेरा 2008 तक चलता रहा। मतलब मैं 2006 में
जब शिफ्ट हो गया शिकागो, तो अब मुझे करीब 20 वर्ष हो गए शिकागो में। तब भी उसके 1-2 नाटक जब उन्होंने किए, तो मैं साथ में यहाँ से अटलांटा चला गया उनके साथ करने के लिए। उनमें से बहुत सारे रंगकर्मी अभी भी हैं अटलांटा में जो करते हैं, और मेरे बहुत आत्मीय हैं, मैं अब भी जाता हूँ तो उनसे मिलता हूँ और उनके कार्यक्रम देखने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है! जैसा कि आपने बच्चों के बारे में बात की अभी, तो मैं उसी बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहती हूँ और यहाँ मैंने शिकागो में ड्रामाटिक ऑफ अमेरिका के द्वारा आयोजित जो आपका एक कार्यक्रम है जो जिसका नाम है अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो ज़रा याद करो कुर्बानी बच्चों जी। के लिए जो आप करते हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहती हूँ। मैंने स्वयं एक नाटक देखा है आपके द्वारा निर्देशित और आपकी जो मेहनत, लगन और बच्चों को एक साथ लेकर चलने की और जो आप उसकी तैयारियाँ कराते हैं उनके द्वारा, वो जी। सब कुछ पर्दे के पीछे रहते हुए करते हैं और जब वो बच्चे मंच पर जाते हैं तब आप सब कुछ बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं और वो जी। प्रस्तुति देखते ही बनती है। तो मैं यहाँ पे तो जितनी भी आपकी तारीफ़ करूँ वो कम ही है। वो सच में लगता है कि आप भारत के किसी थिएटर में बैठ के कोई सधा हुआ, निर्देशित किया हुआ जो एक नाटक होता है वो आप देख रहे हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा जानना चाहती हूँ, थोड़ा आप बताएँ कि जो आपकी संस्था बच्चों के लिए जो कार्यक्रम करती है वो कैसा रहता है और क्या करते हैं? और हमारे जो दर्शक जो यहाँ पे शिकागोलैंड में देख रहे हैं, अगर वो जुड़ना हुँ। चाहें तो क्या कर सकते हैं? जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी प्रशंसा का, शुभ्रा जी, आपकी बेटी और और बहुत सारे भारतीय मूल के बच्चे हम लोगों से जुड़ चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में। ये कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत एक्चुअली कोविड के दौरान हुई थी, क्योंकि कोविड कोविड के दौरान ये हुआ था, वो करीब 2 साल हम लोग एक नाटक शुरू करना चाहते थे, उसको शुरू करके 2-3 बार पोस्टपोन कर दिया। तो जैसा कि ये ज़ूम है जिस पे हम अभी भी आप इस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं, वो काफ़ी सक्षम हो गया था। तो उसके साथ हमने काफ़ी प्रयोग किए बड़ों के लिए, जो करीब 4 या 5 अलग-अलग नाटक किए, मोहन राकेश जी का एक नाटक किया, उसके अलावा भी कई नाटक किए। तो एक बात जो हमारी समझ में आई कि इसको अच्छे से किया जा सकता है। अ, हुँ, दूसरा ऐसा था कि उस वक़्त बच्चे भी बाकी दूसरी भारतीय परंपरागत परंपराओं में नहीं जुड़ पा रहे थे, कलाओं में नहीं जुड़ पा रहे थे, तो उनके लिए कुछ ख़ास करना चाहिए। तो उस वक़्त हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। मेरे ख़्याल से 2020 या 21 में, तो अब करीब उसको 6-7 साल हो जाएँगे। और जब पैंडेमिक ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमने इसको इन पर्सन करना शुरू किया। इसकी मंशा हमारी मूल रूप से 2 हैं। पहली ये कि बच्चों को अपनी मातृभाषाओं के बारे में पता चले और उसमें वो उनको थोड़ा-सा बोलने की प्रैक्टिस मिले, अभिनय करने की प्रैक्टिस मिले। दूसरा, भारतीय रंग परंपरा के बारे में, कैसे हमारी समृद्ध रंग परंपरा है, अलग-अलग भाषाओं की, अलग-अलग क्षेत्रों की, उसका भी उनके साथ शेयर किया जाए। संगीत नृत्य और संगीत के तो बहुत सारे विद्यालय चलते हैं, जहाँ बहुत सारे पेरेंट्स जाते हैं। ये एक नहीं था, तो हम लोगों ने शुरू किया और ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे पास अभी पिछले 4-5 सालों से 3 या 4 अलग-अलग भाषाओं की प्रस्तुतियाँ होती हैं। हिंदी के अलावा भी हमारा मानना है कि मातृभाषाएँ सभी उतनी सम्माननीय हैं और उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोगों ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, तमिल, इन इन भाषाओं में बच्चों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। क्या हमारा इसमें एक जो ख़ास बात है, जो ड्रामाटेक को लेकर भी लोग कहते हैं तो हमें बहुत हमारा उत्साहवर्धन होता है, वो ये है कि ये जब हम नाटक करते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि ये, हालाँकि हम शौकिया तौर पर करते हैं, व्यावसायिक रूप से नहीं करते, मगर हमारी प्रस्तुति एक स्तर की हो और वो किसी हिसाब से व्यावसायिक से कम ना लगे। और बहुत बार हमारी प्रस्तुतियों के बाद जब दर्शक आके हमारे
ये कहते हैं कि वाह! बाहर से भी हमने देखा है, दूसरी जगहों में देखा है। वैसा ही करते हैं तो आपकी प्रस्तुति उस हिसाब से कोई कम नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम ये बच्चों के साथ भी करते हैं। तो बच्चों का रंगमंच का अगर करेंगे, पर फिर भी उसमें उतना ही रिगर, उतनी ही मेहनत उतनी शिद्दत से करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है जैसे कि किसी खेल में स्पोर्ट्स में ले लीजिए आप, अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहते हैं तो आपको एक स्तर का डिसिप्लिन, बिल्कुल। डेडिकेशन, एफर्ट चाहिए होगा। वो ऐसा नहीं कि हाँ, तुम जोशा आके सुना लो। जैसे घर में आपके कोई मेहमान आए और आपने बच्चे से कहा कि भई एक गाना सुना दो, तो उसमें कोई बात नहीं, आप जैसा चाहें सुना सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों के सामने एक प्रस्तुति दे रहे हैं, तो वो प्रस्तुति में एक रिगर होनी चाहिए और ये बच्चों के लिए भी सीखने का मौका होता है। और हमारे कुछ बच्चों ने कहा है साल दर साल उनके अभिभावक हमसे कहते हैं पेरेंट्स कि हमारे बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं क्योंकि वो मज़े के अलावा उनको सीखने का मौका मिलता है। तो ये हमारा जो एक तरीका है, ये अपनी नई पीढ़ी को इस हिसाब से सपोर्ट करने का है कि भारतीय रंगमंच, भारतीय कलाओं का क्या इतिहास है। और ये अनवरत चल रहा है पिछले वर्षों से। हमारा सौभाग्य है कि शिकागो में काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, वो पिछले 5 वर्षों से हमारा इसमें सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अ उनके सहयोग से इसके बारे में बात पहुँच पाती है, बच्चे वहाँ प्रस्तुति भी दे पाते हैं। ये एक बहुत सौभाग्य की बात है। और इस वर्ष 30 अगस्त को हम ये करेंगे। इस वक़्त हमारे पास 3-4 भाषाओं के नाटक हैं, हिंदी अरे वाह! मराठी, बंगाली और तमिल। कोशिश कर रहे हैं उसमें एक पंजाबी भी जुड़ जाए। उसके अलावा दूसरी भाषाएँ भी जो क्षेत्रीय भाषाएँ होंगी उनके साथ। तो और इस बहाने बच्चों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी रूट्स जैसे कि आप कहते हैं उनसे जुड़ने का वापस मौका मिल सके। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत हूँ और ये मेरा भी मानना है कि मातृभाषा को जो है वो कोई भी हो सकती है। मैं भी उस चीज़ को ही प्रमोट करती हूँ कि बच्चे जुड़ रहें, आप बोलना सीखें, समझना सीखें, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और जहाँ तक आपकी बात है, बच्चों द्वारा जो अभिनीत उनके द्वारा किया गया नाटक, उसकी जो गुणवत्ता है, मैं उससे भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ। वो देखने से लगता है कि कितनी मेहनत की है आपकी पूरी टीम ने। तो एक बार मैं आपको पुनः बधाई देते हुए आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई आपका नाटक याद हो जो आपके द्वारा निर्देशित हो अमेरिका में और जिसको लेके वो चाहे बड़ों की हो या छोटों की हो, बहुत वाहवाही मिली हो या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ बहुत तालियाँ बजी, बहुत संदेश आए, कुछ अगर बताना चाहें किसी नाटक के बारे में? जी अ, ऐसे तो कलाकृतियों के साथ तो ऐसा होता है कलाकार को अपनी सारी कृतियाँ बहुत पसंद होती हैं। हमारा सौभाग्य है कि अधिकतर हमारी प्रस्तुतियों को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है लोगों का, बहुत अच्छी रिएक्शंस आते हैं ऑडियंस की कि आप लोगों ने अच्छा काम किया। 1-2 नाटक जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं जो मैंने हमेशा से किए हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कला जो है वो मात्र मनोरंजन का कारण नहीं है। वो थोड़ा-सा इंसान को सोचने या जोड़ने की एक विधा है। गिरीश कर्नाड जी ने एक बार जो बात कही थी और वो अ, अगर मैं आपको उसके बारे में 2 मिनट बता सकूँ, जी, जी, बहुत बिल्कुल। महत्वपूर्ण लगी मुझे। अ, उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने अ अ, स्वतः के चिंताओं से, आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो परे ले जाकर सोचे इस बारे में, वो कला का बहुत ही अभिन्न अंग है और उसमें 3 उन्होंने डायमेंशन बताए थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक कला जो है, वो हमें किसी चीज़ की सच्चाई, असलियत के बारे में बताती है। आप कुछ देखकर समझते हैं कि हाँ, अब समझ में आया ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो एक जो रियलाइज़ेशन है, वो एक भाग है कला का।
दूसरा जो है वो उसकी सुंदरता से आदमी अभिभूत हो जाता है। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है, आपने कोई बहुत अच्छा गायन सुना या बहुत अच्छा वादन सुना, बहुत अच्छी प्रस्तुति देखी, उसको देख के आपको लगा कि वाह! क्या अद्भुत काम है। तो वो उसकी सुंदरता आपको अभिभूत कर देती है। जैसे कि आप किसी पहाड़ की चोटी पे जाके वहाँ से दृश्य देखें तो वो एक और तीसरा जो है वो और ये कुछ बहुत सारे रचनाकार हैं। मेरे हिंदी के सबसे फ़ेवरेट रचनाकार जो हैं पसंदीदा मुंशी प्रेमचंद हैं। उन्होंने जो चरित्र लिखे हैं उनकी जो रचनाएँ हैं, वो बहुत ही सारगर्भित हैं और वो जो है वो इंसान को अपने स्वार्थ, अपनी छोटे नैरो कंसर्न से ले जाके बाहर पहुँचाती हैं और उसे ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं। जो है कल्याणकारी जिसको कहते हैं सभी के लिए। नमक का दरोगा देख लीजिए, आखिरी के उसमें पंडित जो आलपी दीन है, वो ही आके उनको ले जाते हैं। तो उनकी रचनाओं में ये जो तीसरा जो भाग है कि जो हमारे अपने आत्मिक उत्थान के बारे में और अगर आप देखें तो यही 3 जो हैं ये ईश्वरीय प्रवृत्ति की बात में सत्यम, शिवम, सुंदरम जो हम जो कहते हैं। बिल्कुल। ये वही तीनों भाग हैं उनके। तो ये उन्होंने जो कर्नाड साहब ने बताई थी और मैंने कहा वाह! ये दिल्ली में उनका एक लेक्चर था तो सुनने मिल गया। नहीं, ये अ, बहुत सही बात कही आपने। और तो कला ये करने मिले तो उसके उस मापदंड पे देखें तो मैं आपको 2 नाटकों के बारे में बताना चाहता हूँ, आपने जो मूल प्रश्न पूछा था उसका। जी, बिल्कुल। हालाँकि एक नाटक जो हमने किया था कोविड के इमीडिएटली बाद अशोक लाल जी का नाटक है, बहुत सुंदर नाटक है, वो कुरासावा की और उनकी अपनी कृति पर है आधारित एक मामूली आदमी। और वो बहुत ही सारगर्भित प्रश्न है कि इंसान का जीवन आखिर किस लिए होता है? और वो उस नाटक के साथ मुझे मुझे बड़ा मुझे आशंकाएँ थी कि लोगों को कैसा लगेगा ये नाटक। करीब पौने 3 घंटे का नाटक था वो और हुँ, वो हुँ। उसमें कॉमेडी बिल्कुल नहीं थी, बहुत सीरियस नाटक था। मुझे बहुत इस बात की चिंता थी पर ये शिकागो के रसिकों की जो है वो है मेहरबानी और अशोक लाल जी के लेखन लेखन की और हमारे जो कलाकार थे मुझे मेरा सौभाग्य था कि बहुत अच्छे कलाकार मुझे मिल गए काम करने के लिए। उस नाटक का मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। क्या हालाँकि बहुत सीरियस था। उसके अलावा एक नाटक जो मैंने जीवन में 3-4 बार किया, अभी पिछले मार्च में हमने शिकागो में खेला है, वो शरद जोशी जी का था, एक था गधा। हुँ, हुँ। वो नाटक लिखा गया था 70 के दशक में इमरजेंसी के बाद, मगर आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हालाँकि वो व्यंग है, हास्य नहीं है, व्यंग है व्यवस्था पर। तो हालाँकि लोग हँसते हैं, मगर वो समझते हैं इस बात को कि वाह! आज दुनिया में जो हो रहा है, जो शासक लोग कर रहे हैं, किस तरह से मीडिया कर रहा है, उससे कैसे आम आदमी प्रभावित होता है। तो उसका भी हमें अभी यहाँ पे भी अटलांटा में भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था। संगीत में मेरा सौभाग्य हो जाता है कि बहुत सारे अच्छे कलाकार जुड़ जाते हैं, प्रतिभावान, अच्छे अभिनेता, अच्छे संगीतज्ञ वगैरह तो सब मिलकर उनके साथ काम करते हैं। तो उस नाटक को भी मैं हमारे बहुत अच्छी वो मिली। क्या बात है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा विराम देना चाहूँगी और अपने हुँ, कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में आपको लेके जाना चाहूँगी हुँ, जिसका नाम है रूट्स के प्रतिबिंब। तो हुँ, आपको आपकी यादों के गलियारे में लेके चलते हैं और देखते हैं साथ में कुछ अवश्य। आपकी फ़ोटो।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और कुछ कहना चाहे किसी भी एक पिक्चर या जैसा भी आपको अभी लगा हो, ये रूट्स की अ, प्रतिनिधि देखकर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इन स्मृतियों को जोड़ने के लिए। इसमें जो 2 चीज़ें आपने दिखाई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मेरा परिवार, मेरी पत्नी रचना, मेरा बेटा आभास और नमन। अ, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग थिएटर में इस तरह जूझ जाते हैं, जूझ जाना ही सही वर्ड है। अ, उनके परिवार भी बेचारे इस मारे में वॉलंटियर कर दिए जाते हैं। तो पर मेरी पत्नी रचना और बच्चों ने हमेशा से मेरे साथ जुड़ के इसमें काम किया है और हमेशा बहुत मेरा सहयोग किया इस बारे में। लोग पूछते हैं जब मेरे बच्चे छोटे थे अब भी और यहाँ भी कि आप काम करने के बाद परिवार होने के बावजूद कैसे समय निकाल पाते हैं और ये समय एक्चुअली जब बच्चे थे तो काफ़ी लिमिटेड होता है तो उनसे लेकर अपनी अभिरुचि के बारे में कोई काम करने के लिए जो है वो उनके सहयोग के बिना नहीं हो सकता और उन लोगों ने हमेशा मेरा प्रोत्साहन किया, हमेशा मेरी मदद की। रचना हमेशा मेरे सारे जो उद्यमों में रहती हैं और उनसे जो कहा जाए वो कर देती हैं बेचारी तो सामने टिकट बेचने से लेके चाय समोसे बेचने से लेके कॉस्ट्यूम्स लाने तक का सारा काम कर देते हैं। मेरे बच्चे भी दोनों बहुत जब छोटे थे तब भी और अब भी हमेशा इससे जुड़े रहते हैं। तो एक तो उनका उनकी बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि शिक्षकों और मेरे साथ जिन लोगों के साथ सीखने का मौका मिला है उन उन उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला है। तो ये इन स्मृतियों को ऐसे संजोने का बहुत-बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी। और मुझे आप मैं ये आपसे पूछने वाली थी लेकिन आपने स्वयं बता दिया कि आप समय कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल मैं 100% आपसे सहमत हूँ कि बिना परिवार के सहयोग के तो कुछ भी नहीं कर सकते। हुँ। तो मैं एक बार मैम को भी यहाँ पे प्रणाम और नमस्कार करते हुए सच में बहुत ही सरल हैं और जब भी उनसे मिलो उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है और आप दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम थोड़ा-सा और अब हम अपनी बातों को थोड़ा अलग दिशा की तरफ ले चलते हैं, आपके अब लिखने की तरफ आते हैं, कविताओं की तरफ आते हैं। तो मैं आपसे हुँ, जानना चाहती हूँ जैसे कि पिछले कई वर्षों से आप उर्दू और हिंदी में कविताएँ लिख रहे हैं, हुँ। तो थिएटर के साथ-साथ कविताएँ आपके जीवन में क्या महत्व रखती हैं? अच्छा। नहीं, ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। तो थोड़ा-सा 2-3 आयामों में मैं उसका उत्तर देता हूँ। जी, बिल्कुल। अ, एक एक तो ये कि थिएटर जो है और ये थिएटर करने वाले जो बहुत प्रेम करते हैं थिएटर से, उनका भी कहना ये है कि ये सबसे कठिन हॉबी है। क्योंकि इसमें आपको कई महीनों तक लोग जोड़ने पड़ते हैं, उनके सारे शेड्यूल मिला के काम करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है सबके साथ, अलग-अलग जीवन परिवार के साथ और अ, उसके बाद बस 2-3 घंटे में आपकी प्रस्तुति खत्म हो जाती है। तो बहुत ही दुरूह है कला। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि वाह! काश मैं कोई कोई वाद्य बजा सकता या गा सकता तो उसमें उतनी निर्भरता दूसरे लोगों पे नहीं रहती। तो पर ठीक है, सबका अपना रहता है। अ, दूसरा जो था जिसका मैंने कहा रूट्स की बात की, तो मेरा तीसरा सौभाग्य ये था कि मेरे माता-पिता जो बहुत सक्रिय थे, तो बचपन से ही काफ़ी इस तरह साहित्य में सुनने में बात हुई। मेरी माँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी उस ज़माने में जब बच्चन जी और पंत जी पढ़ाया करते थे वहाँ पे। क्या बात है! तो उनकी वो बातें बताया करती थीं। भाषा को लेकर हमेशा अ बहुत लगाव रहा मेरा मन से। मेरा तीसरा सौभाग्य ये था कि मेरे दादाजी जो थे, मेरे बाबा मेरे ग्रैंडफ़ादर वो बहुत ही मनीषी व्यक्ति थे। उन्हें 2-3 भाषाओं में बहुत पारंगत हासिल थी। एक थी संस्कृत और दूसरी थी फ़ारसी और उर्दू। क्या बात है! तो बहुत अच्छी फ़ारसी बोलते थे, बहुत अच्छी संस्कृत बोलते थे वो। तो हुआ ये कि वो चाहते थे कि उनके पोतों में से कोई एक सीख जाए और मेरा सौभाग्य था कि मैंने बचपन उनके साथ गुज़ारा करीब
10-12 साल बल्कि 16 साल समझिए, जब तक मैं कॉलेज नहीं चला गया। और उस दौरान करीब 7 साल उन्होंने मुझे उर्दू पढ़ना-लिखना सिखाया। मैं फ़ारसी तक नहीं पहुँच सका मगर उर्दू पढ़ना-लिखना सिखाया। उससे वो खुद भी शायरी करते थे और शायरी का बहुत शौक रखते थे। तो तब एक तो भाषा की समझ में आई, क्योंकि उर्दू जो है वो एक बहुत अ सुंदर, बहुत नफ़ीस भाषा है। कोर्ट्स में उसका उद्गार हुआ तो उर्दू का एक्सप्रेशन जो है वो तो आप जो मानते हैं बहुत सुंदर है। कई लोगों का मानना है कि अलग-अलग भाषाएँ, पर मेरा ये मानना बहुत मूल रूप से है कि ये भाषाएँ इतनी सहोदर हैं कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि कई बार मैंने देखा है हिंदी के जो बहुत प्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि उर्दू के शब्द निकाल दिया जाए। मेरा उन लोगों को कहना ये है कि अगर आप एक काम करें, हिंदी का जो एक बहुत मनीषी ग्रंथ है, रामचरितमानस, उठा के आप देख लें। मैं आपको हर अध्याय में करीब 50 से 100 ऐसे शब्द बता सकते हैं, जिनका मूल उस वक़्त उर्दू में था। तो आप निकाल दीजिए उनको। हाँ, ये मेरे लिए भी नई जानकारी है। हाँ, हाँ, तो अ अ, तो इसीलिए हिंदी और उर्दू अलग-अलग ना होते हुए, और मेरे बाबा मूल रूप से आगरा के थे, तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, और भाषा का संबंध धर्म से नहीं होता, ये बहुत बड़ा मानना था उस वक़्त। तो बिल्कुल। उर्दू के साथ मैंने पढ़ना-लिखा सीखा, उसके बाद अपने और बहुत शायरों को पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अम, तो अब हुआ ये कि मैं जब यहाँ शिफ्ट हो गया, मैं शुरू से कुछ-कुछ लिखता रहा, मगर थिएटर वगैरह इतना रहा कि उसमें मौका नहीं मिला। मगर उसके बाद जब मैं शिकागो शिफ्ट हो गया, उसके बाद मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था वगैरह, तो करीब 10 एक साल का अंतराल था जब मैंने कोई थिएटर नहीं किया। जब मौका मिलता था देख लेता, मगर कर नहीं पाता था, और बहुत सारा मेरा वक़्त ट्रैवलिंग में गुज़र जाता था। हालाँकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना। हिंदुस्तान में भी मैं बहुत ट्रैवल करता था, यहाँ भी मैं ट्रैवल करता हूँ। तो पर वो जो एक तलाश थी किसी एकाकी विधा की, जो आप अपने समय में अपने हिसाब से कर सकें। उसके अलावा कुछ ऐसे मौके आए, कुछ ऐसी व्यथाएँ आईं जीवन में कि उसको कागज़ पे लिखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। मेरा लिखने का मैं कई साल से लिखता रहा, और मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा कवि या लेखक बन जाऊँ, पर सुनने की हमेशा इच्छा होती थी, तो अटलांटा में भी और यहाँ भी जाता था, और फिर लोगों ने कहा कि आप सुनाइए, तो हमने अपनी सुना दी, उन लोगों ने प्रोत्साहन दिया, हमने कहा अच्छा और क्या लेते हैं। फिर जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और विकसित हो गए, तो फिर मैंने फ़ेसबुक वगैरह पे शेयर करना शुरू किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अनूप जी हैं, मेरी एक कज़िन है मीरा मिश्रा जो लंदन में रहती हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि अरे नहीं भई, इसका तो तुमको एक संकलन निकालना चाहिए। तो उसके अलावा मैं यहाँ भी कई हिंदी, उर्दू संस्थाओं के साथ जुड़ गया, उनके मुशायरों में उनकी जो गोष्ठियों में अपनी प्रस्तुतियाँ देने लगा। हमारे रंजीत सिंह जी जो है, जो यहाँ पे उन्होंने हिंदी समन्वय समिति की जो शुरुआत की, जिसमें आप भी भागीदार हैं, राकेश मल्होत्रा जी जिसके कर्ता-धर्ता हैं। वो कई बार हम लोग कोशिश करते रहते हैं। कोविड के दौरान हमने कुछ किए तो अच्छा लगा, तो मेरी मंशा हमेशा अच्छी कविता सुनने की रहती है, पर अपनी अभिव्यक्ति जो मैंने की होती है, वो भी मैं कई बार उससे कह डालता हूँ। इसीलिए मेरे लिए कविता का लिखना ऐसा कभी नहीं है कि मुझे आज लिखनी ही है। जब मुझे कोई बात कहनी होती है, जब मेरे दिल में कोई बात बहुत ज़ोर से लगती है, तो मैं उसको कहने की कोशिश करता हूँ सहज भाषा में, और फिर मैं हिंदी है, उर्दू है, इस पे नहीं करता ज़्यादा ध्यान। नहीं, बिल्कुल ऐसा करना भी नहीं चाहिए और अपने भाव को व्यक्त करते रहना चाहिए। तो आप भी हैं यहाँ पर और हमारे पास आपकी पुस्तक भी है बेवजह यूँ ही, तो कुछ पंक्तियाँ आपसे ज़रूर हम सब सुनना चाहेंगे। तो
इसमें वैसे तो काफ़ी सारी कविताएँ हैं, पर एक जो जो चीज़ हो रही थी जिसको लेके मेरा मन बहुत व्यथित था, वो ये था कि भाषा के नाम पर, नस्ल के नाम पर, देश के नाम पर इतनी जो लड़ाइयाँ होती रहती हैं एक-दूसरे से, जिसकी मैंने अभी थोड़े पहले ज़िक्र किया था। वो मुझे बहुत व्यथित करता है, क्योंकि एक कलाकार होने के नाते और भारत में ही बहुत जगह रहने और उसके बाद बाहर भी यहाँ अमेरिका में कई जगह रहने के कारण अ, मूलभूत रूप से मानवीय जो एक्सपीरियंस है, ह्यूमन एक्सपीरियंस वो सबका एक जैसा होता है। तो उस स्तर पर अगर हम जुड़ें तो एक समाज बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी जो काफ़ी पसंद भी की कर गई। जी, स्वागत है। उसकी मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ। अ, दरो दीवार इसकी खुद ही गिरा डालोगे, दरो दीवार इसकी खुद ही गिरा डालोगे, जब घर ही ना बच रहेगा तो क्या सँभालोगे? क्या धधकती आग तो फूँक डालेगी ये सारा जंगल, धधकती आग तो फूँक डालेगी ये सारा जंगल, एक तुम अपना गुलशन कहाँ से बचा लोगे? जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुँचाकर बच जाएँगे, उनके साथ ये नहीं, हम सब एक ही विश्व में रहते हैं। कभी बिल्कुल, झाँक कर देखो तो खुद अपने गिरेबा में भी, डसे तो जाओगे जो आस्तीनों में साँप पालोगे। क्या बात है! ज़ुबाँ पे बेहद लगा लो तुम चाहे पाबंदी, दर्द सालेगा तो क्या ज़हन पे ताले लगा लोगे? क्या और बात है! जो उसका आखिरी प्रश्न था वो ये कि ये छोटी-मोटी लड़ाइयाँ तो रह जाती हैं, पर उसके बाद का जो दर्द है वो इंसान के दिल में बहुत सालों तक टीस बन के उगता रहता है। तो उसके बारे में जो आखिरी इनकी पंक्तियाँ लिखी थी, रगों में जो बहता है लहू उसकी दवा कर भी लो। अगर हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो एंटीबायोटिक लेके ठीक हो जाते हैं। रगों में जो बहता है लहू उसकी दवा कर भी लो, दिलों में भर गया है जो ज़हर कैसे निकालोगे? तो बहुत उम्दा और बहुत ही शानदार। हर पंक्तियाँ कुछ ना कुछ कह रही थी और सच में सीखने वाली चीज़ है कि हम मिल-जुल कर रहें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, प्रेम हम सब के बीच में बना रहे। जैसा कि आप दुनिया में भी देख रहे हैं, युद्ध और जाने क्या-क्या जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो बहुत व्यथित हो जाते हैं। तो शांति की तरफ चलें। तो अब हम अपने ये जो कार्यक्रम है उसके अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ, एक वाक्य में कि 4 दशक, दर्जनों नाटक, 2 देश, अगर आपको अपनी पूरी थिएटर या अपनी यात्रा को अगर एक डायलॉग में समेटना हो तो वह क्या होगा? अ, ये बहुत कठिन है प्रश्न पर जिसको कहते हैं नाटकों में अ, हर नाटक की प्रस्तुति का एक शब्द है जो हिंदी में भी है, मराठी में जिसको प्रयोग कहते हैं। सबका अपना जीवन वैसा ही है, प्रयोग कोई गारंटी नहीं है क्या किया जाए, हमें कल पता भी नहीं कल क्या होने वाला है। पर अपने मूलभूत मूल्यों को लेकर जो बात हमें सबसे अच्छी लगती है, उसका साथ शिद्दत से जो काम करें वही एक प्रयोग है। कहाँ पहुँचेंगे जीवन में आखिरी में ये समय ही बताएगा। बिल्कुल सही कहा आपने सच में वो भविष्य ही बताएगा, समय बताएगा। चलिए अब हम अपने रूट्स की बातें कार्यक्रम के रैपिड फायर सेक्शन में चलते हैं। आप अब आराम से ओहो! बैठें और जी, जो आपको पसंद है वो आप बताइएगा। तो शुरू करें? जी। मंच या कैमरा? रंगमंच। मैंने कैमरा के साथ काम किया भी है और मुझसे प्रश्न पूछते हैं लोग कि आप फ़िल्में क्यों नहीं बनाते? उसका व्याकरण मेरी समझ में नहीं आता। प कोशिश करता हूँ कई बार पर रंगमंच तो रंगमंच का जो लाइव पैल्पेबल फीलिंग है, वो कहीं नहीं जा सकता। उसका कोई सानी नहीं। जी। अभिनय या निर्देशन? निर्देशन। कविता अ, या हुँ, हाँ, नहीं, कविता या वो पेंटिंग? अ ये बहुत कठिन प्रश्न है। दोनों पर कविता क्योंकि इसमें शब्दों को अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। कई बार जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ, तो मेरे ब्रश मेरी बात नहीं मानते और वो बात नहीं कह पाते जो मैं कहना चाहता हूँ। क्या बात है। अगर आपको जाना हो सपोज़ ये उसके लिए ये ऑप्शन है
कि आप फ्री हैं और आपको कहीं जाना है, थिएटर या लाइब्रेरी? थिएटर। जैसा कि आपको एक लग गया होगा अभी तक मैं हाँ, बहुत पूरी सोशल यात्रा आदमी हूँ। जो है वो रंगमंच से आपकी जुड़ी हुई है ज़्यादातर। आप हुँ, एक नाटक जो आप बार-बार करना चाहेंगे? हुँ। अ, स मैं बहुत जीवन के शुरुआत में एक नाटक किया था, उसमें बहुत छोटा-सा रोल था और बहुत अच्छा था। ये पिलानी में हम लोगों ने एक नाटक किया था, हैवदन करके। गिरीश कर्नाड जी जो मेरे ख़्याल से भारत के महानतम नाटककारों में से हैं। उनके नाटकों में इतनी इतनी डेप्थ है, इतनी सतहें और अलग-अलग लेयर्स हैं जिसको देख के बहुत काम किया जा सकता है। वो एक नाटक है जो मैं करना चाहता हूँ फिर से कभी जीवन में। युवा कलाकारों को आपके एक शब्द में सलाह, 1 या 2 शब्द में जो आप कहना चाहते हैं, जो मंच से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं? जो जुड़ना चाहते हैं अ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो लोग मंच से, रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, उनका मूलतः उत्साह होता है अभिनय करने का। अ, मेरी अगर सलाह कहें उसको या अपने जो 30-40 वर्षों का जो अनुभव है उसका निचोड़ कहें, देखिए और पढ़िए। अ, एक जो बहुत फ़ायदा मुझे हुआ मेरे पारिवारिक कि मेरे माता-पिता ने मुझे विश्व साहित्य के कुछ बहुत अच्छे लेखकों, रचनाओं से मेरा परिचय कराया, जो मैं बचपन से बहुत पढ़ता रहा। तो पढ़िए, देखिए नाटक अलग-अलग, अच्छे-बुरे जैसे भी हों, जितनी वैरायटी हो देख सकें। मैं आज भी कोशिश करता हूँ जहाँ कहीं नई जगह जाता हूँ, यूरोप गया वहाँ कोशिश की, लंदन में मैंने उनके कई नाटक देखे। बम्बई, चेन्नई वगैरह भी जब भी मैं जाता हूँ, कलकत्ता में कोशिश रहती है कि वहाँ अलग-अलग तरह के रंगमंच देखूँ। तो देखिए, देखने से जितना समझ में आता है, जितना सीखने को मिलता है उतना और किसी चीज़ से नहीं। क्या बात है! आप जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? मैं जब खुश होता हूँ, तो क्या करता हूँ अ, अपने परिवार और मित्रों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, ज़्यादातर समय उनके साथ बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा और बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सारे प्रश्नों के बहुत अच्छे से आपने उत्तर दिए, हमारी बहुत अच्छी बातचीत रही। जाते-जाते रूट्स टू हिंदी परिवार और आज के इस कार्यक्रम रूट्स की बातें की तरफ से एक स्नेह पत्र आपके लिए। आप इसे बहुत-बहुत स्वीकार धन्यवाद। शुभ्रा जी, आपका हार्दिक आभार मेरे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और इन सारी मेरे पिछले कुछ दशकों की यात्रा का ओवरव्यू करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार और जैसा कि आप जानते हैं मेरी कोशिश रहती है कि जितनी संस्थाएँ हैं जितने माध्यम हैं उनको सपोर्ट कर सकें, जो इस तरह के सांस्कृतिक और भाषाओं को समृद्ध बनाने का कार्यक्रम है। तो हमेशा मेरा सहयोग आपके लिए उपलब्ध रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुराग जी और हम जुड़े रहेंगे और हमारे सभी दर्शकों का जो हमें अभी देख रहे हैं या जो हमें देखेंगे, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है, तो आप ज़रूर से हमसे जुड़िए और हमारे आने वाले भी कार्यक्रम में अपना प्यार देते रहिए। तो अनुराग जी आपने समय निकाला, आप अपने व्यस्ततम समय से निकाल कर समय यहाँ पे आए, उसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी, आपका भी बहुत आभारी हूँ। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जी, हिंद। जी।